Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our budget series. Now इस budget series में हम already दो lectures cover कर चुके हैं. First lecture introductory lecture था. It introduced you with the idea of budget. Budget होता कैसे है, prepare कैसे होता है, present कैसे होता है and what not. दूसरा जो lecture था वो था about receipts, expenditure and deficits. अब हम ना वेरियस स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स जो बजट में की गई हैं उन पे लेक्चर्स लेंगे. ऑलराइट, सो आज का जो लेक्चर होगा ना इट विल बी बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवेज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन. राइट, सो इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज, हेल्थ एंड एजुकेशन पे जो जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जो जो बातें कही गई हैं बजट में, इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स हम इंपॉर्टेंट बातें ही डिस्कस करेंगे, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे से मैं स्टार्ट करूंगा. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे स्टार्ट करने से पहले दो बातें आपको याद रखनी है. वो ये है कि ये जो इस साल बजट प्रेजेंट हुआ है ना, ये प्रेजेंट हुआ है 2022 में, और 2022 मार्क्स द 75th ईयर ऑफ India's independence. 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस है ना. तो इसे हम कई बार कह देते हैं इंडिया 75 ईयर्स का हो गया, इंडिया एट 75. राइट, अब ना इस बजट में एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया. उस विजन डॉक्यूमेंट का नाम है इंडिया एट 100, यानी कि 2047 which will mark the 100th year of India's independence, India would become 100 years old. Right? तो 100 years का जब इंडिया हो जाएगा उस समय पे इंडिया कैसा होगा, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है. सो 75th ईयर से लेके 100th ईयर तक गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली है ताकि 100th ईयर पे जब हम पहुंच जाएं तो इंडिया कैसा होना चाहिए, वो विजन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है इस बजट में. ठीक है, सो इंडिया एट 100, उसको हम एंड में देखेंगे क्या बात कर रहे हैं इंडिया एट 100 के बारे में. एक और वर्ड आया है, वो वर्ड है अमृतकाल. अमृतकाल, अमृतकाल क्या होगा इसमें? इंडिया एट 75 से लेके, यानी कि 2022 से लेके 2047 तक, इस पीरियड का नाम दिया गया है अमृतकाल, कि इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सारी चीजें की जाएंगी, है ना. सो इस पीरियड को अमृतकाल कहा गया कि अमृतकाल के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुई हैं इस बजट में. तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस अमृतकाल के बारे में बात कर रहे हैं. खैर, इंडिया एट 75 से लेके इंडिया एट 100 तक का जो पीरियड है वो अमृतकाल है. ऑलराइट, नाउ स्टार्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे से. ना सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स. माइंड यू, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, बहुत सारे बजट एलोकेट किया गया, बहुत सारी चीजें कही गई हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है. तो हम स्टार्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवेज एट ग्लांस, समराइज वे में करेंगे. ठीक है, नाउ स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आपको पता होनी चाहिए. देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है. कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, रेलवेज, राइट, है ना, ये जो सारा कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है. उसके दो मेजर कारण हैं. एक, जब आप मैसिव स्केल पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन करते हो, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह, तो आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है. और अभी कोविड-19 से रिकवर करने के लिए, कोविड लॉकडाउन से रिकवर करने के लिए, अभी इकोनॉमी हमारी रिकवरी फेज में, उसके लिए डिमांड की सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्रीगेट डिमांड की. ना जब आप बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करते हो तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती है. डिमांड क्यों बढ़ती है? वेल, सिंपल सी चीज है. अब आप रोड्स बनाओगे तो उसके लिए सीमेंट भी चाहिए, सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी. उसके लिए आपको आयरन एंड स्टील भी चाहिए, आयरन एंड स्टील की डिमांड बढ़ जाएगी. राइट, तो ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज के. कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाएगी, कंस्ट्रक्शन इनपुट्स की डिमांड बढ़ जाएगी. राइट, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी. प्लस बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेगी इन कंस्ट्रक्शन एरियाज में, तो उनके पास पैसा आएगा, वो स्पेंड करेंगे, डिमांड फिर बढ़ जाएगी. तो डिमांड को बूस्ट करने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करते हो. राइट, तो एग्रीगेट डिमांड आप बूस्ट कर रहे हो. और आपको पता है, गवर्नमेंट अगर 100 रुपए खर्च कर रही है ना इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में, तो इकोनॉमी को 500 रुपए का फायदा होता है. यानी कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से 100 रुपए बढ़ा रही है, 100 रुपए स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, पर एग्रीगेट डिमांड आपकी 500 रुपए से बढ़ती है. ऐसा क्यों होता है?
बड़ी सिंपल चीज है। आयरन एंड स्टील की डिमांड बढ़ेगी। अब आयरन एंड स्टील में जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, नई फैक्ट्रीज चलेंगी, उनके पास पैसा आएगा, वो भी चीजें खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट ने 100 रुपए बढ़ा के आयरन एंड स्टील की डिमांड बढ़ा दी, पर आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे थे वो आगे और डिमांड बढ़ाएंगे, वो चीजें खरीदेंगे ना, टीवी फ्रिज वगैरह, उनके पास पैसे आ गए, तो टीवी फ्रिज इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, वो आगे और डिमांड बढ़ाएंगी। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। एग्रीगेट जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो ना, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड करती है, तो उसका फायदा मल्टीप्लाई होके मिलता है। गवर्नमेंट 100 रुपए लगाती है, फायदा 500 रुपए का होता है। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो एक तो एग्रीगेट डिमांड बूस्ट होगी, इकोनॉमी को इवेंचुअली फायदा होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करी हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी मेजर चीज है लॉजिस्टिक्स। आपके कंट्री के लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होंगे। नाउ लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। देखो लॉजिस्टिक्स सर्विसेज या लॉजिस्टिक्स हम पता है किसे कहते हैं? फैक्ट्री में सामान बना, कोई प्रोडक्ट बना, वो आप यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचता है, ठीक है? तो फैक्ट्री से लेके सामान जब कंज्यूमर के घर तक पहुंचता है ना, बीच में वो जिन जिन स्टेजेस से गुजरता है, जिन जिन चीजों से गुजरता है, उन सबको हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है? फैक्ट्री में सामान बनेगा, पैकेज होगा, ट्रांसपोर्ट होगा नियरेस्ट वेयर हाउस में, तो वो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का पार्ट है, वो स्टोरेज वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स का पार्ट है, राइट? तो यहां से लेके यहां तक का जो जर्नी है वो लॉजिस्टिक्स से गुजरती है। क्लियर? तो लॉजिस्टिक्स के लिए आपको स्टोरेज हाउसेस चाहिए, आपको पैकेजिंग वाले हाउसेस चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट? ना लॉजिस्टिक्स आपके कंट्री में अच्छे होने चाहिए। क्यों? देखो अगर आपकी कंट्री के लॉजिस्टिक्स खराब है ना, इनएफिशिएंट है, तो क्या होगा? फैक्ट्री से कंज्यूमर तक सामान पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना? एफिशिएंट नहीं है ना आपके लॉजिस्टिक्स। मान लो आपकी रोड्स खराब है तो लॉजिस्टिक्स एफिशिएंट नहीं है, टाइम लग रहा है। अच्छा, अगर आपके लॉजिस्टिक्स सर्विसेज में टाइम ज्यादा लग रहा है तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, कॉस्ट ओवररन्स होंगे, राइट? तो होगा क्या? फैक्ट्री ने तो ये 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया था, पर यहां तक पहुंचते पहुंचते बिकॉज लॉजिस्टिक्स इतनी ज्यादा कॉस्टली थी, इतनी ज्यादा इनएफिशिएंट थी कि कॉस्ट बढ़ गई। इस कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिल रहा है 150 रुपए का, राइट? तो ये प्रोडक्ट तो 100 रुपए का बना था, पर कंज्यूमर को 150 रुपए का मिलेगा, 150 रुपीज का मिलेगा। ज्यादा महंगा हो गया। ज्यादा महंगी कोई चीज होती है उसकी डिमांड गिर जाती है। तो बिकॉज इस फैक्ट्री की कोई गलती नहीं थी, इसने तो 100 रुपए का बना दिया था, पर बिकॉज आपकी लॉजिस्टिक सर्विसेज इतनी इनएफिशिएंट है कि इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि इस फैक्ट्री की इवेंचुअल जो प्रोडक्शन है उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है। और यह प्रॉब्लम ना हम सबसे ज्यादा फेस करते हैं एक्सपोर्ट्स में। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो लॉजिस्टिक सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है, वो इतनी इनएफिशिएंट है कि एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री तक पहुंचते पहुंचते वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, और हमें फिर ये बांग्लादेश, वियतनाम जैसी कंट्रीज आउटबिड कर देती हैं, हरा देती हैं, क्योंकि वो तो सस्ते में पहुंचा देती हैं, हम महंगे में पहुंचा रहे हैं। और उसका रीजन ये नहीं है कि हमारी फैक्ट्रीज इनएफिशिएंट है, उसका रीजन ये है हमारे लॉजिस्टिक्स इनएफिशिएंट है, राइट? तो लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंट करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट करना है, आपको स्टोरेज एफिशिएंट करनी है, और बहुत सारी लॉजिस्टिक सर्विसेज एफिशिएंट करनी है। अगर आप लॉजिस्टिक सर्विसेज एफिशिएंट करोगे तो आपके प्रोडक्ट कॉस्ट कंपेटिटिव होंगे। कॉस्ट कंपेटिटिव होंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में बिकेंगे भी ज्यादा, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, और डोमेस्टिक मार्केट में भी ज्यादा बिकेंगे। तो इस बार का जो पुश था ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खासकर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो इसीलिए था ताकि लॉजिस्टिक्स को आप बेटर कर सको। इंटरनेशनल असेसमेंट ये कहती है, ग्लोबल स्टडीज ये कहती हैं कि इंडिया टोटल खर्चा अपने लॉजिस्टिक सर्विसेज पे एक साल में पता है कितना करता है? 14% ऑफ इट्स जीडीपी। 14% इंडिया की जीडीपी लॉजिस्टिक्स में खर्च हो जाती है, जबकि एडवांस्ड इकोनॉमीज कहां पे है? 8 to 9% ऑफ जीडीपी। अगर इंडिया बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लॉजिस्टिक्स अच्छी करता है और यहां पहुंच जाता है, तो वो कॉस्ट कंपेटिटिव होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, राइट? तो दो फायदे हैं ट्रांसपोर्ट के, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, शॉर्ट टर्म रिकवरी होगी, और दूसरा
ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी, राइट। नाउ ये बेसिक चीजें अब आपको पता चल गई। अब हम अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। बिग बेट्स ऑन लॉजिस्टिक्स। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी गति शक्ति प्लान। गति शक्ति प्लान को लेके कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं इस बजट में। गति शक्ति स्कीम टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स टू इंप्रूव कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इन द कंट्री। ठीक है, तो गति शक्ति के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर्स में। बेसिकली गति शक्ति प्लान है कि फास्ट ट्रैक हो जाए और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जल्दी हो। तो ये सारी चीजों का फायदा होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी आएगी। एफर्ट्स टू बी टेकन टू यूज क्लीन एनर्जी एंड क्रिएट एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आपको पता है अगर कनेक्टिविटी आपके कंट्री में अच्छी है ना, रोड्स का नेटवर्क अच्छा है, रेलवेज का नेटवर्क अच्छा है, तो स्मॉल बिजनेसेस को भी बहुत फायदा होता है। अगर मान लो मेरा बिजनेस है, लेट्स सपोज किसी रिमोट एरिया में, मान लो धौलपुर में है मेरा बिजनेस, धौलपुर में मैं मार्बल बनाता हूं। अब जो मेरा मार्बल है, मैं चाहता हूं कि बड़े बड़े शहर उसे खरीदें, पर बड़े बड़े शहरों तक कनेक्टिविटी नहीं है धौलपुर से, तो मैं बेचूंगा कहां से, राइट। पर अगर अच्छी खासी कनेक्टिविटी है, बॉम्बे तक भी कनेक्टिविटी है धौलपुर की, तो मैं एक छोटा बिजनेसमैन जो मार्बल बनाता हूं, मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं। मैं पहले बॉम्बे पहुंचाऊंगा सामान और फिर एक्सपोर्ट कर दूंगा। मेक सेंस। तो कनेक्टिविटी होती है तो बहुत सारे बिजनेसेस को फायदा होता है, रिमोट एरियाज के बिजनेसेस को फायदा होता है। क्लियर। और ये बोल रहे हैं कि क्लीन एनर्जी यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से हम एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी अवॉर्डेड फॉर 25,000 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज विद ₹20,000 करोड़ एलोकेशन। 25,000 किलोमीटर्स के और नेशनल हाईवेज आप बना रहे हो, 25,000 करोड़ और नेशनल हाईवे, 25,000 किलोमीटर्स के आप और नेशनल हाईवेज बना रहे हो और कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ एलोकेट भी करें, प्लस 4 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स, जैसे होते हैं ना मेगा फूड पार्क्स, वैसे ही लॉजिस्टिक्स पार्क्स बना रहे हो आप। एक एरिया होगा 100 एकड़ के अराउंड, उसमें सारी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज होगी और ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लॉजिस्टिक्स पार्क होंगे, ताकि जितने भी उस एरिया के अराउंड बिजनेसेस हैं वो सारी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज अंडर वन छत, वन रूफ पा सकते हैं। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म टू बी क्रिएटेड फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट मोड्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज है रोड के लिए, दिल्ली टू बॉम्बे रोड टू रोड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है सामान, तो उसके लिए लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं। पर मान लो दिल्ली टू जयपुर आप रोड से करते हो, जयपुर से बॉम्बे रेलवे पे चढ़ा देते हो, तो उसके लिए ना दिल्ली टू जयपुर की लॉजिस्टिक्स जो हैं वो अलग हैं, वो रोड वाली हैं, और जयपुर टू बॉम्बे की रेलवे वाली लॉजिस्टिक्स हैं। तो इनके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इनके बीच में सीमलेस वो होनी चाहिए कनेक्टिविटी। इसीलिए लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म बना रहे हो, ताकि वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि रोड टू रेलवे और रेलवे टू पोर्ट इजीली आप इंटरऑपरेबल हो सके, इजीली आप शिफ्ट कर सको। ठीक है, तो ये तो बिग बेट ऑन लॉजिस्टिक्स है। ये ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स हैं, एट ग्लांस ही हैं। पावर रिफॉर्म्स भी बहुत सारे किए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में। इन 2022-23 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, द स्टेट्स विल बी अलाउड अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4% ऑफ जीएसडीपी। देखो, हमने फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करी है। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसका फिस्कल डेफिसिट हम मेजर करते हैं, फिस्कल डेफिसिट आपको पता ही है, और जो हम मेजर करते हैं वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी करते हैं। ठीक है, आपको पता है जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इंस्ट्रक्ट करती है कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने बजट में फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करें। नाउ इस बार क्या करा है यूनियन गवर्नमेंट ने कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको बोला है कि आप अपना फिस्कल डेफिसिट 4% ऑफ जीएसडीपी तक रख सकते हो। अब जीएसडीपी क्या है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पंजाब की अलग जीएसडीपी है, हरियाणा की जीएसडीपी अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग जीएसडीपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी, और पूरे इंडिया की हम कहते हैं जीडीपी है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट की जो जीडीपी है, जिसे हम जीएसडीपी कहते हैं, उसके 4% तक डेफिसिट रन कर सकती है। ठीक है, ऑफ विच 0.5% विल बी टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। वैसे वो 3.5% तक कर सकते थे, एक्स्ट्रा खर्चा डेफिसिट रन कर सकते थे, पर अगर वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आते हैं अच्छे अच्छे, तो उन्हें 0.5% की छूट मिल जाएगी। तो ये एनकरेज करा जा रहा है स्टेट्स को कि आप रिफॉर्म्स लेके आओ।
ठीक है। अच्छा, ग्रीन पुश, सनशाइन फॉर पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम हमें पता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो एलोकेशन ऑफ 19,500 करोड़ फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एफिशिएंट सोलर मॉड्यूल्स। हम पीएलआई स्कीम कर चुके हैं। तो सोलर मॉड्यूल्स, जो सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उसके लिए सोलर पैनल्स चाहिए, उसके लिए सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, इसके लिए आप पीएलआई स्कीम लेके आए हो। उस पीएलआई स्कीम में आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स दोगे उनको जो सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करें और इंडिया में सोलर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो, राइट। उसके लिए गवर्नमेंट ने इतना एलोकेट किया है। दिस कंबाइंड विद 4,500 करोड़, पिछले साल 4,500 करोड़ डाले थे लास्ट ईयर, to lead the setting up of 30 to 35 gigawatt of solar module capacity and 25 to 30 gigawatt of solar cell। उस सोलर पैनल में सेल्स भी लगते हैं ना, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, पीवी सेल, वो भी आपने बनानी है 2024 तक। चलो ये सारी चीजें रटने वाली हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें इतनी नहीं है, तो बस मैं रीड ही करूंगा इसे। देन बैटरी स्वैप पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी लगेंगी। अब बैटरीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और बैटरीज में ना रेंज ज्यादा नहीं है। मान लो आपने पूरी चार्ज कर ली गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो 200 किलोमीटर तक जाएगी। अब अगर जैसे हमारे पेट्रोल पंप्स होते हैं, वैसे ही मान लो जगह जगह पे 10-10 किलोमीटर पे बैटरी स्वैप स्टेशंस हो, जहां आप अपनी बैटरी जो यूज हो चुकी है उसे स्वैप कर सकते हो फुली चार्ज बैटरी के साथ, राइट। अगर ऐसा हो जाए तो आपकी जो रेंज को लेके एंजाइटी थी कि यार ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती एक बार ही चार्ज करके, मैं घर में चार्ज तो कर ली बैटरी पर मैं जयपुर तक नहीं जा सकता, राइट, वो एंजाइटी चली जाएगी, कॉस्ट कम आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करने के लिए आप बैटरी स्वैप पॉलिसी लेके आए हो, ठीक है। बाकी डिटेल्स इसमें देख लेना पीडीएफ में। नाउ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, पावर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। अब स्पेसिफिकली हम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। रेलवेज को लेके गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट्स की हैं? 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स and 100 cargo terminals over next 3 years, which will also give a huge boost to logistics efficiency। नई ट्रेन्स आ रही हैं, पैसेंजर ट्रेन्स, वंदे भारत ट्रेन्स। वंदे भारत ट्रेन्स काफी स्पेशल ट्रेन्स हैं क्योंकि ये लाइट वेट ट्रेन्स हैं, ये स्टील की नहीं बनेंगी, एल्यूमिनियम की बनेंगी। तो हर ट्रेन में 50 टन का फायदा हो जाएगा, 50 टन लेस वेट होएगा, तो कम फ्यूल चाहिए होगा इन्हें पुश करने के लिए, तो फ्यूल एफिशिएंट भी है। और 100 कार्गो टर्मिनल्स, हर स्टेशन के पास कार्गो टर्मिनल्स हैं जहां पे जो फ्रेट ट्रेन्स हैं वो अपना मटेरियल, जो भी सामान ट्रांसपोर्ट करें, उन्हें हैंडल किया जा सके। Railways will develop new products and efficient logistic services for small farmers and small and medium enterprises। Railways की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को यूज कर सके स्मॉल फार्मर्स भी, अगर उन्हें दूर तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी, इसके लिए स्पेशल ट्रेन या स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाएंगे रेलवेज, इंडियन रेलवेज। Railways will be taking a lead in integration of postal and rail networks for seamless movement of parcel। जो हमारे कंट्री का पोस्टल नेटवर्क है उसको रेल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दो, तो ये जो चिट्ठियां और पार्सल हम पोस्ट करते हैं, राइट, वो रेलवे सर्विसेज का भी यूज उठा सके। कि मान लो यहां से बीकानेर मैंने कुछ भेजा है, तो वाया रोड ना जाए, वो जो पोस्ट है वो रेल नेटवर्क को भी यूज करे। तो इसके लिए आपको पोस्टल नेटवर्क और रेल नेटवर्क को कंबाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं। रेलवे इज गेटिंग अ ह्यूज पुश। द न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स, ये मैंने बता ही दिया, 50 टन लाइटर है। अच्छा, रेलवेज में आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ताकि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आ पाओ, आप अच्छे से ट्रैक्स बिछाओ, अच्छी हाई क्वालिटी की ट्रेन्स डालो, वो सारी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर रेलवे में आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करते हो तो रेलवे आपकी कॉस्ट एफिशिएंट भी होगी, आपकी कम कॉस्ट लगेगी रेलवेज को ऑपरेट करने की। ना ये चेक करने के लिए कि रेलवेज को ऑपरेट करने की कॉस्ट क्या होती है, राइट, उसके लिए हम मेजर करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ना ऑपरेटिंग रेशियो पता क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो है कि रेलवे अगर 100 रुपए कमा रही है तो इस 100 रुपए कमाने के लिए रेलवेज के मान लो 98 रुपीस खर्च हो जाते हैं, तो ये 100 रुपए तो रेलवे का रेवेन्यू हो गया और ये 98 रुपीस हो गया रेलवे की ऑपरेशनल कॉस्ट। तो इस 100 रुपए को कमाने के लिए रेलवे के 98 रुपीस खर्च हो जाते हैं, तो हम कहेंगे रेलवेज की ऑपरेटिंग रेशियो है 98%।
दैट मीन्स जितनी ज्यादा आपकी ऑपरेटिंग रेशियो होगी उतनी ज्यादा आपकी ट्रेन्स इनएफिशिएंट है, रेलवेज इनएफिशिएंट है। अगर ऐसा होता कि 100 रुपए कमाने के लिए रेलवेज के सिर्फ 70 रुपए खर्च होते तो रेलवेज 30 रुपीज का प्रॉफिट कमा रही है। वो प्रॉफिट को रेलवेज यूज कर सकती है फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेन्स को अपग्रेड करना, रेलवे स्टेशन को ब्यूटिफाई करना, नई ट्रेन्स खरीदना, राइट। पर अगर ऑपरेटिंग रेशियो ही ज्यादा होगा तो रेलवेज का मार्जिन कम होगा, सेविंग्स कम होगी रेलवेज की, जिसे वो यूज नहीं, फिर वो उनके पास पैसा ही नहीं है टू फर्दर अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टू फर्दर अपग्रेड रेलवेज, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है स्पेशली रेलवेज को मैनेज करने के लिए कि आप इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दो कि ऑपरेटिंग रेशियो कम आ जाए, राइट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए ऑपरेटिंग रेशियो क्या है और ऑपरेटिंग रेशियो कम होनी चाहिए। नाउ द ऑपरेटिंग रेशियो फॉर 2022-23 आने वाले साल में क्या होगी, has been pegged at 96.98%, यानी कि 97% के आसपास आपकी ऑपरेटिंग रेशियो रहेगी। यह सरकार का अगले साल के लिए एम है। Higher than 96.15% in budget estimates of 2021-22. 2021-22 में सरकार ने प्रोजेक्ट किया था कि ये जो अभी साल चला गया, पिछले साल सरकार ने सोचा था कि इस साल में ऑपरेटिंग रेशियो इतनी रहेगी, पर अब रिवाइज एस्टिमेट्स भी आ गए। ये तो बजट एस्टिमेट्स थे ना पिछले साल के, रिवाइज एस्टिमेट्स आ गए। उन्होंने बोला कि इस पूरे साल में ऑपरेटिंग रेशियो 98.93 रही है, यानी कि 99% चली गई थी। खैर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस साल ऑप्टिमिस्टिक है और वो कह रही है अगले साल 97 हो जाएगी। The government shall popularize one station, one product concept to help local businesses. 2000 kilometers of network shall be brought under कवच। देखो, हमारे कंट्री में बहुत सारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो थोड़े इनएफिशिएंट है, जिसकी वजह से रेल एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट लेके आई है नई टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे ऐसे नए सॉल्यूशंस जिससे रेलवे ट्रैक्स मजबूत, टिकाऊ और एक्सीडेंट फ्री हो जाएं। वो ये जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं ये हैं अंडर अ अम्ब्रेला स्कीम कॉल्ड कवच। तो ये 2000 किलोमीटर्स को अगले साल में हम कवच के अंडर ले आएंगे, यानी कि और इन्हें अपग्रेड करेंगे ताकि ये एक्सीडेंट फ्री हो जाएं। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं बजटरी एलोकेशंस कि रेलवे में सरकार ने कितनी एलोकेशंस करी हैं। फाइनेंशियल ईयर ये कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर 2021। ये जो अगर लिखा होता है ना FY21, इसका मतलब होता है 2021। तो पिछले साल आपने रेलवेज के कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन केपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेलवेज का कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने करा था 29,926 करोड़। दैट वाज वे बैक इन 2020-21, ठीक है। और मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे आपने इतना पैसा लगाया था। अब रिवाइज एस्टिमेट्स आए हैं इस साल के 2021-22, उसमें we have found out that railways capital expenditure was this much and metro projects was this much. अगले साल कितना एक्सपेंडिचर करना चाह रही है सरकार, वो ये फिगर्स हैं, ठीक है। सिमिलरली हाईवेज पे क्या है, पिछले साल 2021 में इतना खर्चा दिया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हाईवेज बनाने के लिए, नेशनल हाईवेज के लिए, और रोड वर्क्स के लिए, नॉर्मल रोड्स के लिए इतना खर्चा। इस करंट ईयर में इतना खर्चा किया है और आने वाले साल में इतना खर्चा करेगी सरकार। सिमिलरली पावर सेक्टर में ये खर्चे हैं, ठीक है। जल जीवन मिशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एलोकेशंस रही हैं, एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एलोकेशन रही है। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है। तो ये तो बस चीजें हैं। वैसे ना ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है और इसके आने वाले 2-3 लेक्चर्स और बजट से रिलेटेड, ये कॉन्सेप्चुअल ज्यादा नहीं है, रट्टे मारने वाले ज्यादा है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए एज सून एज यू फिनिश दिस लेक्चर ना, आपने पीडीएफ जरूर रिवाइज करनी है, बिकॉज ये रट्टे मारने वाले इसमें पॉइंट ज्यादा है। राइट? खैर, ये आईटी एंड टेलीकॉम का है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज खत्म होता है। अब हम बात करते हैं एक सेकेंड, या हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। हाँ, आपको आपकी पीडीएफ में ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आई है, ये जो गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंसमेंट्स करी है विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवेज, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो एक्चुअल एडवांटेजेस है ना, ये हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होंगी, ये सारी चीजें।
पर ये एडवांटेजेस आपने पढ़नी जरूर है, ये आपके मेन आंसर राइटिंग में काम आएंगी, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर पीडीएफ में आपको मिलेगी, जरूर पढ़नी है और जरूर याद रखनी है, मेन आंसर राइटिंग में फायदा हो सकता है। ऑलराइट, चलो, हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन एट ग्लांस। तो ये छोटा पोर्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ज्यादा बड़ा था, ये छोटा है। हेल्थ एंड एजुकेशन एट ग्लांस, पहले इंपॉर्टेंट एलोकेशंस, सरकार ने कितनी एलोकेशंस करी है। सपोर्ट फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशंस हैज बीन कट टू 5,000 करोड़। जो एलोकेशंस करी जा रही थी वैक्सीनेशन के लिए वो कम कर दी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर सेज डिक्रीज इन एलोकेशन ड्यू टू लोअर रिक्वायरमेंट फॉर वैक्सीनेशन। अब कम रिक्वायरमेंट है वैक्सीनेशन की, इसलिए वैक्सीनेशन सपोर्ट कम कर दिया अगले साल के लिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आपको पता है जन आरोग्य योजना के बारे में, अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस देखो हमारी, उसमें जन आरोग्य योजना हमने करा हुआ है। खैर, ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है बेसिकली। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एलोकेशन अप 5% टू 7,857 करोड़। तो जन आरोग्य योजना की बजटरी एलोकेशन बढ़ा दी है। नेशनल हेल्थ मिशन गेट्स दिस मच करोड़ एंड इंक्रीज ऑफ 1.8%। तो पिछले साल के मुकाबले नेशनल हेल्थ मिशन को भी ज्यादा पैसे मिले हैं। तो हेल्थ पे फोकस ज्यादा है इस बारी, एक्सेप्ट वैक्सीनेशन। तो जो वैक्सीनेशन में खर्चा हो रहा था वो कम करके आपने इधर बढ़ा दिया, ठीक है, प्रायोरिटाइज कर रहे हो ना। अब इनकी जरूरत है, वैक्सीनेशन की इतनी नहीं है। हाँ, हमारे कंट्री में धीरे धीरे इस चीज की रिकॉग्निशन आ रही है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए बजट में अनाउंसमेंट हुई है टेली मेंटल हेल्थ। टेली मेंटल हेल्थ क्या होता है? देखो, मेंटल हेल्थ के लिए आपकी अगर मेंटल हेल्थ खराब है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसके लिए आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हो। पर हमारे कंट्री में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा कमी है। आपकी लोकेलिटी में कहीं भी नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं होगा कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, रेयरली मिलते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, राइट। तो इस चीज को, इस डिमांड सप्लाई गैप को ब्रिज करने के लिए सरकार लेके आई है टेली मेंटल हेल्थ। नंबर्स होंगे आपके पास, आपने कॉल करना है किसी साइकाइट्रिस्ट को, तो यू कैन यूज टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉल वगैरह, टेक्नोलॉजी को यूज करके आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। यू नीड नॉट फिजिकली गो टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, बिकॉज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर वेरी रेयर इन आवर कंट्री। बहुत सारे नहीं हैं, और जितने भी हैं वो भी कुछ बड़े बड़े शहरों में ही हैं। तो इसका टेली मेंटल हेल्थ से इस डिमांड सप्लाई गैप को ब्रिज किया जाएगा। A national tele-mental health program will be launched, which will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence. The use of telemedicine to diagnose and treat patients with such issues will prove to be highly effective. Given the shortage of mental health professionals, telemedicine will also help enhance accessibility to patients. Accessible नहीं है ना ये professionals, accessible नहीं है ये services, अब होंगी because you're using technology. आप साइकाइट्रिस्ट के पास जा नहीं सकते, वीडियो कॉल तो कर सकते हो, तो वो चीज। अच्छा, डिजिटल इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी सेट अप थ्रू डिजिटल रजिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड फैसिलिटीज। सरकार क्या सोच रही है कि जितने भी लोग हैं, देखो मैं आपको एक बताता हूं बात। मान लो आप ना मेडिसिन में इतने एजुकेटेड नहीं हो, आपको बायोलॉजी के बारे में इतना पता नहीं है, मेडिसिन के बारे में इतना पता नहीं है। अब आप ना हॉस्पिटल जाते हो, आपको कोई इशू हो गया, बीमारी होगी, तो सबसे पहले डॉक्टर पता क्या करता है? आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानता है। वो जानना चाहता है कि आपको कहीं डायबिटीज तो नहीं, आपका पहले कभी इलाज हुआ है, आप कौन सी दवाइयों पे हो, ये सारी चीजें वो जानना चाहता है, तभी वो अच्छा इलाज कर सकेगा आपका। पर हमारे कंट्री में बहुत सारी पॉपुलेशन इलिटरेट है, वो नहीं बता पाती अपनी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री टू द डॉक्टर, और इस वजह से इलाज में कमी आ जाती है। अगर ऐसा हो जाए कि एक ना पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है, आप कभी भी लाइफ में किसी भी डॉक्टर के पास गए थे, उसने आपका इलाज किया था, आपको फलानी फलानी दवाई दी थी, आपके ये प्रॉब्लम आई थी, वो सारी चीज अगर एक प्लेटफॉर्म पे चले जाए। मान लो मैं 2010 में इस डॉक्टर के पास गया था ये इलाज कराने, 15 में इस डॉक्टर के पास गया था ये इलाज कराने, 20 में इस डॉक्टर के पास गया था ये इलाज कराने। अगर इन सारी चीजों का एक रिकॉर्ड हो, हर एक सिटीजन का एक रिकॉर्ड हो किसी एक पोर्टल पे, प्लेटफॉर्म पे, तो अब 2022 में मुझे किसी के पास इलाज कराने जाना, उसने पता क्या करना है? मेरी पेशेंट आईडी लेनी है, ठीक है, एक नेशनल पेशेंट आईडी होगी, उसको डालना उस पोर्टल में, और मेरी सारी मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी। मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं होगी, वो देख लेगा इसने कौन सी दवाइयां खाई हैं, ये कब बीमार था, इसको ये था, ये था, ये था, ये नहीं था। तो इस पे काम कर रहे हैं कि
जितने भी हॉस्पिटल्स की डिजिटल रजिस्ट्रीज है सबको कंबाइन करना और एक नेशनल हेल्थ पोर्टल बना लेना। इट विल ऑल्सो इंक्लूड एस्पेक्ट्स अराउंड यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी। ये जो मैं पेशेंट आईडी बता रहा हूं, हर पेशेंट की इंडिया में पूरे एक यूनिक आईडी होगी। कंसेंट फ्रेमवर्क, मेरा मेडिकल डेटा है ये, तो मेरा कंसेंट भी लेना जरूरी है। ऐसे नहीं ऑटोमेटिकली मेरी सारी मेडिकल हिस्ट्री कहीं है। तो कंसेंट फ्रेमवर्क एंड विल असिस्ट इन एनेबलिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विल बी बेटर कनेक्टेड विद रूरल पॉपुलेशन एंड द नीड फॉर मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स विल नो लॉन्गर बी नेसेसरी। फिजिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी अपलोडेड है पोर्टल पे। कितनी ईजी हो जाएगी लाइफ, स्पेशली उन लोगों के लिए who are not well versed with medical terms and medical histories and what do you call it, patient history whatever, right? चलो अच्छा, अब एजुकेशन पे आते हैं। ये तो सारा था आपका हेल्थ का। एजुकेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड वगैरह, वो इंडिया में अपने कैंपसेस नहीं सेटअप कर सकते थे। इस बजट में अनाउंसमेंट की है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में कैंपस सेटअप कर सकते हैं, पर इंडिया में कहीं भी नहीं। अहमदाबाद के पास बनाई हुई है गिफ्ट सिटी, ठीक है, वहीं कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में कैंपसेस इसलिए नहीं खोलती बिकॉज इंडिया में अगर वो यूनिवर्सिटी कैंपस खोलेंगे तो उन्हें इंडिया के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। यूजीसी की गाइडलाइंस, एआईसीटी की गाइडलाइंस, बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। सरकार कहती है कि अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज आके गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोलते हैं, हार्वर्ड खोल देता है, ऑक्सफोर्ड खोल देता है अगर, तो उन्हें इंडिया की डोमेस्टिक रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आप गिफ्ट सिटी में खोल रहे हो। तो इससे इंडिया में फॉरेन कैंपसेस फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस आएंगे। तो फॉरेन एजुकेशन के लिए जो हम मरते हैं वो अब इंडिया में अवेलेबल हो सकते हैं। ये एक पहल है, सरकार चाहती है गिफ्ट सिटी से शुरुआत हो, फिर हम देखेंगे कि कैसा काम करी है स्कीम, फिर धीरे धीरे से और शहरों में भी लेके जाएंगे। तो ये चीज है, ठीक है। वर्ल्ड क्लास डिजिटल यूनिवर्सिटी आप बनाना चाह रहे हो। कोविड-19 के दौरान हमने पाया है, बिकॉज लॉकडाउन लग गया था, डिजिटल एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, डिजिटल एजुकेशन की बहुत ज्यादा डिमांड रही है। तो गवर्नमेंट हैज टेकन एन इनिशिएटिव कि वो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बना दे जिसमें डिजिटल कंटेंट फ्रॉम वेरियस हाई इंस्टीट्यूशंस, वेरियस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हाई क्वालिटी एजुकेशन, आईआईटीज, आईएम्स अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन में कैसी कैसी एलोकेशंस गई हैं? हेल्थ में देखी थी, एजुकेशन में द एलोकेशन टू द एजुकेशन सेक्टर इंक्रीज मोर देन 11% टू 11% से इस साल आपने एजुकेशन सेक्टर का बजट बढ़ाया है 1,04,000 करोड़ अगेंस्ट अ 6-year कट ईयर ऑन ईयर इन द प्रीवियस फिस्कल। पिछले साल इस साल जो करंट साल चल रहा है, जो एजुकेशन का बजट था वो पिछले साल के मुकाबले कम हुआ था, पर ये जो आने वाला साल है इसमें बढ़ाया गया है 11% से। While 63,000 crore is to go towards school education, the Department of Higher Education has also been allocated 40,000 crore. So 63,000 crore आपका जा रहा है स्कूल की तरफ और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएगा 40,000 करोड़, ठीक है। हाँ, अब ये चीज हमारा हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, बजट से रिलेटेड यही करना है आपने, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत हेल्थ और एजुकेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवेज हो गया। अब मैंने शुरुआत में बताया था, ये बोल रहे थे कि एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, इंडिया एट 100। ना आपको प्रीलिम्स के लिए क्या पता होना चाहिए? एक तो इंडिया एट 100 है क्या? इंडिया एट 100 वो है कि इन 2047 इंडिया विल बी 100 years old। उस टाइम पे व्हाट डू वी सी या हाउ डू वी सी आवर कंट्री, ठीक है, क्या हम सोचते हैं, व्हाट विल बी आवर कंट्री लाइक, है ना। 100 साल का जब इंडिया हो जाएगा तो कैसा होगा, उसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। नाउ एक तो आपको यह पता होना चाहिए इंडिया एट 100 क्या है, एक आपको पता होना चाहिए अमृतकाल क्या है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं, राइट। और एक आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया एट 100 विजन डॉक्यूमेंट है, इट स्टैंड्स ऑन 7 पिलर्स। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया एट 100 का जो रथ है ना, इसे 7 घोड़े चला रहे हैं, राइट। इंडिया एट 100 बहुत सही हो जाएगा, जैसा हमने इन्विजन किया वैसा हो जाएगा अगर ये 7 चीजों पे काम किया हो। सो व्हाट आर दी 7 पिलर्स, आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक, गति शक्ति अच्छे से डेवलप इंप्लीमेंट होना चाहिए, गति शक्ति प्लान, ये अगेन कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का है। देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो,
प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट हो हमारे इकोनॉमी की, सनराइज अपॉर्चुनिटीज हो, सनराइज इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटीज हो। नाउ सनराइज इंडस्ट्रीज क्या है? ये जो न्यू इंडस्ट्रीज आ रही है, न्यू पाथ ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये जो न्यू अपकमिंग इंडस्ट्रीज आ रही है ना, उन्हें सनराइज सेक्टर कहते हैं, उसे सनराइज सेक्टर कहते हैं। तो उसमें अपॉर्चुनिटीज हो, एनर्जी ट्रांजिशन हो, पोल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे आ जाएं, क्लाइमेट एक्शन हो, और इन्वेस्टमेंट्स जो हम करना चाह रहे हैं उसको फाइनेंस करने का तरीका है। तो इन 7 हॉर्सेज, these 7 horses are actually running the chariot of India at 100. India at 100 vision document is based on these 7 pillars. You need to remember this fact. All right, and with this we come to an end to today's lecture. All right, today's lecture is finished. आज का जो हमारा lecture का agenda था वो खत्म होता है. All right, I hope it added some value to your preparation. All right then, I'll see you next time with another edition of Budget Series. Thank you.